नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। खबर राजस्थान के झुंझुनू से आ रही है, जहां पर जिले के अंदर एक और सैनिक की अपनी शहादत देकर जिले के नाम स्वर्णीय अक्षरों में लिखवा लिया है। और आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में जहां पहले राजेंद्र प्रसाद भानु शहीद हो गए थे और उसी हमले में झुंझुनू जिले के बोहाना के भी निकटवर्तीय गांव जैतपुर में हवलदार सतपाल सिंह घायल हो गए थे। हवलदार सतपाल सिंह पिछले 10 दिनों से उधम सिंह अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे थे, जहां पर सतपाल सिंह ने आखिरी सांस जो है वो लिए। शहीद सतपाल सिंह का पार्थिव देह कल देर रात तक उनके गांव में पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। और जानकारी के अनुसार राजौरी में हुए आतंकी हमले में बोहाना तहसील के जैतपुर गांव के हवलदार सतपाल सिंह के सिर और कमर में गोली लगी थी और उन्हें राजौरी के अस्पताल से उधमपुर के आर्मी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सतपाल सिंह वर्ष 2002 के अंदर 11 राज रीफ के अंदर भर्ती हुए थे और इनके बड़े भाई राजेश भी राज रीफ के अंदर कार्यरत हैं। वहीं छोटा भाई कुलदीप बोहाना में एडवोकेट हैं और हवलदार सतपाल सिंह 3 जुलाई को 1.5 माह की छुट्टी लेकर वापस अपनी ड्यूटी पर लौटे थे और इनकी पत्नी बिंदुष देवी गृहिणी है और वहीं पर एक 13 साल का बेटा शांतु और 15 साल की बेटी प्रीति जो पिलानी में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको बताएं कि सतपाल सिंह के पिता अतर सिंह भी सेना में कार्यरत हैं और सतपाल सिंह के शहीद होने की सूचना गांव के पहुंचते ही गांव को गमगीन माहौल में बदलती नजर आई। आपको बताएं, ये तस्वीरें आप झुंझुनू की देख रहे हैं, जहां पर हवलदार सतपाल सिंह की शहादत को लोग सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में ये पहले घायल हो गए थे। उधमपुर अस्पताल में इन्होंने अब आखिरी सांस ली है और हवलदार सतपाल सिंह की शहादत को लेकर पूरा गांव जो है वो गमगीन होता हुआ नजर आया है और इनको याद करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पर जयपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर जेडीए ने जोन 14 में कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनियों पर विधि संगत कार्रवाई की है और मुख्य नियंत्रण प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशन में कार्रवाई की गई। जोन 14 प्रबंध अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने कार्रवाई की और कृषि भूमि में ये अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, कृषि भूमि में अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही थी और साथ ही साथ जीडीए ने 14 जोन की कार्रवाई की है और अवैध कॉलोनियों को विधि संगत कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया गया और मुख्य नियंत्रण प्रवृत्त वहां पर तमाम लोग मौजूद नजर आ रहे थे। कृषि भूमि में लगातार अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही थी, इसको लेकर जेडीए के जो पीला पंजा है वो चलता हुआ नजर आया और अवैध कॉलोनियों को विधि संगत कार्रवाई की गई और उसको वहां पर ध्वस्त किया गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, जेडीए की जोन 14 की हैं, जहां पर ये अवैध तरीके से जो है निर्माण किया जा रहा था और इसको लेकर अवैध कॉलोनियों को अब विधि संगत तरीके से ढाया गया है, इनको ध्वस्त किया गया है और जीडीए ने 14 इस तरीके के जो जोन है उसमें ये कार्रवाई करते हुए नजर आए। पीला पंजा जो है अवैध कॉलोनियों को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर लगातार सरकारों का देखने को मिलता ही रहता है और ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी कार्रवाइयां पीले पंजे के द्वारा यानी कि जेसीबी मशीन के द्वारा होती हुई नजर आई हैं। उधर सिंघाना कस्बे में रविवार को जालौर के छात्र इंद्र कुमार मेघवाल के हत्यारों को कड़ी सजा व परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर सर्व समाज के द्वारा आज कस्बे में रैली निकाली गई और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। खुशीराम बड़ गुर्जर के नेतृत्व में निकाली गई सर्व समाज के द्वारा रैली पोस्ट ऑफिस के पास से शुरू होकर मुख्य बाजार होती हुई निकाली गई और पुरानी सब्जी मंडी व पुराने बाजार होते हुए सिंघाना थाने पहुंची, जहां पर थाना अधिकारी भजना राम के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में यह बताया गया है कि छात्र इंद्र कुमार मेघवाल एक अध्यापक द्वारा पिटाई कर दी गई और उस छात्र की मौत हुई है। बता दें कि इस घटना के विरोध में समाज में रोष व्यक्त हो गया है और हत्या करने वाले अध्यापकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा व छात्र इंद्र कुमार मेघवाल के परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की जा रही है।
जालोर के छात्र इंद्र कुमार मेघवाल के हत्याकांड के विरोध के लिए आज सर्व समाज सिंघाड़ा ने थानाधिकारी सिंघाड़ा के मार्फत मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है, जिसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी 50 लाख रुपए की मांग की है और इस कांड की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। तो वहीं पर राजधानी जयपुर के अंदर शनिवार को देर रात पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने एक फार्म हाउस पर छापा मारकर अवैध रूप से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय कैसीनो और डांस बार का पर्दाफाश किया है। और आपको बताएं कि जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में स्थित फार्म हाउस सियारपुला बाग में दबिश दी गई और पुलिस रेड पड़ते ही कैसीनो में अफरा तफरी मचती हुई नजर आई। लेकिन इसी बीच पुलिस ने इवेंट संचालक सहित 71 आरोपियों और 13 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और इसके अलावा 9 हुक्का, 60 टेबल, 44 अंग्रेजी शराब और 66 बियर की बोतलें मिली हैं और साथ ही साथ 14 लग्जरी कार और एक ट्रक और नकदी भी बरामद की गई। वहीं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लामा ने बताया है कि जयसिंहपुरा खौर थाना इलाके में एक फार्म हाउस में ये सूचना मिली थी कि यहां पर कैसीनो लगातार चल रहा है और उसके बाद पुलिस टीम का भी गठन किया गया और पुलिस ने देर रात फार्म हाउस में दबिश मारी है और वहां पर शराब पार्टी चलती हुई नजर आई, जहां पुलिस ने दबिश देकर 13 महिलाओं और 71 लोगों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया। ये जयपुर की आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कैसीनो डांस बार गिरोह का जो है वो पर्दाफाश हुआ है और 13 महिला सहित 71 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और बड़ी खबर यहां पर यह है कि मामले की जांच जो है अब वो पुलिस से करती हुई नजर आ रही है और इससे पहले भी लगातार मुखबिर की सूचना को लेकर पुलिस इस तरह की दबिश देती हुई नजर आती थी और इस बार जयपुर की यह घटना घटित हुई है। उन पर जब सीएसटी और जिलों की थाना पुलिस और डीएसटीज के द्वारा कार्रवाई करी गई और उसमें ज्यादातर जगह जहां हुक्का बार की शिकायत थी, हुक्का जब्त हुए, वहां लेट नाइट तेज म्यूजिक बजाकर जो डांस पार्टियां करते थे उनकी जब कार्रवाइयां करी गई, उन कार्रवाइयों के दौरान सीएसटी टीम के पास ये सूचना आई कि जयसिंहपुरा खोर इलाके के एक रिसोर्ट पर शनिवार रात्रि में एक पार्टी हुई है जहां दूसरे स्टेट से लोग आएंगे, दूसरे राज्यों। तो वहीं पर खबर कोटपुतली से है जहां पर एक बार फिर से निजी हॉस्पिटल की लापरवाही का मामला दरअसल निकलकर सामने आया है और निजी अस्पताल के अंदर एक महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत भी हो गई। वहीं मृतक महिला के बेटे ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी मां हॉस्पिटल के अंदर इलाज के लिए आई हुई थी और इसके बाद डॉक्टरों ने 17,000 फीस भरने की बात कही। इसके बाद डॉक्टरों ने महिला में खून की कमी के चलते बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया और परिजनों का यह भी कहना है कि महिला की मौत ऑपरेशन के दौरान ही हो गई थी और महिला की मौत के बाद हॉस्पिटल परिसर में परिवारों के साथ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। परिवारों और ग्रामीणों का ये मांग है कि हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करते हुए डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और तभी शव का पोस्टमार्टम करवाया जा सकेगा। बताना पड़ेगा। ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के लिए हमने बोल दिया, उन्होंने पैसे के लिए बोला, हमने पैसे के लिए भी उनको पहले जमा करवा दिए थे, उनको पैसे भी। फिर बाद में उन्होंने न तो कोई बोतल चढ़ाई न कोई और कुछ किया। यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हुए करीब 1 घंटा भी नहीं हुआ था। 1 घंटे के अंदर ही वो तो हॉस्पिटल के अंदर लेके जाके और उसका ऑपरेशन करके बाहर ले आए और फिर बाद में जब उनकी हालत बिगड़ी यहाँ से, फिर रात को वो 12-1 बजे करीब उन्होंने एम्बुलेंस के अंदर डाल के और जयपुर रेफर कर दिया। उन्होंने यहीं तो वहीं पर राज्य समत के रेल मगरा थाना के पचमता गांव में शुक्रवार रात्रि को अज्ञात चोरों ने देर रात्रि को 9 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सामान चुराकर ले गए और पुलिस ने यह बताया है कि पचमता में शुक्रवार को जन्माष्टमी के पर्व को लेकर ग्रामीण देर रात्रि तक गांव के मंदिरों में बैठे हुए थे। इसके बाद देर रात तक घर वापस आए हैं और वो आकर सो गए हैं। सुबह चोरी की घटना का यह पता चला और सूचना मिलते ही ग्रामीण एकत्रित होने लगे और साथ ही 9 मकानों के अंदर चोरियां हो जाने से इसका खुलासा हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर रेल मंगरा थाना अधिकारी भरत कुमार सहित पूरा पुलिस जत्था जो है मौके पर पहुंचते हुए नजर आया और सभी जगह का मुआयना किया गया। साथ ही पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी।
तो वहीं पर खबर डूंगरपुर से है, जहां पर आसपुर थाना क्षेत्र के बदमाश डंपर चुराकर भाग रहे थे और जैसे ही लोगों को ये भनक लगी और लोगों ने बदमाशों का पीछा किया और इसके बाद बदमाश डंपर बीच में ही छोड़कर भाग निकले और डंपर क्षतिग्रस्त हो गया। और चोरी की वारदात को लेकर मोटर मालिक नरेंद्र सिंह फतेहपुर मौके पर पहुंचे और वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश में जुट गई है। तो वहीं पर बयाना में अपने घर पर पशुबाड़े में आवारा गौवंश में घुस जाने को लेकर भागने पर गई महिला को उन्हें एक सांप ने डस लिया है और सर्पदंश ने महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए बयाना के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां उसे उपचार के लिए भर्ती करवा दिया गया है और डॉक्टरों के गहन उपचार के बाद महिला की हालत में सुधार बताया है। आज रात को करीब 10 से 10:30 बजे बुधवार गांव के 22 वर्षीय मेल एडमिट हुए थे, जिनको एक मरा हुआ सांप अपने साथ में लेके आए थे। कॉमन क्रैक था सर, न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट था। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू किया गया और लगभग 30 ESV उनको दे चुके हैं हम सुबह तक। अभी तक पेशेंट के ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा बल्बर पैरालिसिस जो होता है, गले में सूजन हुए दर्द और बोलने में परेशानी और आंखों पे जो पैरालिसिस होता है टोसिस जिसे बोलते हैं, वो हो गया है। इसके बाद में उसको इंट्यूबेट किया है। घर के बगल में भैंसन को चारा को गाय कर रही थी तो उनको तरफ खा गया, वहीं गाय को उतारने जाते समय, और उनका नाम सीमा है और पुत्र का नाम सुरेंद्र है, जाति गुजर, गांव रायपुर, तहसील वेड, जिला भरतपुर के रहने वाले। अब कहाँ लेके आए हो आप? अब बयाना लेके आए हैं हॉस्पिटल में सरकारी। तो वहीं पर मेड़ता शहर के अंदर एसडीएम का सिंघम अवतार जो है वो देखने को मिला है। दरअसल मेड़ता एसडीएम पूर्ण कुमार रविवार को शहर में प्राचीन बमबाड़ी का निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान बावड़ी के ऐतिहासिक और बनावट के साथ उसके पानी की क्षमता देखकर एसडीएम भी वहां पर रहा नहीं गया। उन्होंने मन बावड़ी से पानी में गोते लगाने को आतुर हो उठे और उसके बाद सीधे बावड़ी के 2 मंजिला इमारत की हाइट जितनी वॉल पर पहुंच गए और वहां से सीधे पानी में छलांग भी लगा दी। करीब 1 घंटे तक एसडीएम बावड़ी वहीं पर रुके रहे और इसी दौरान मीरा तैराकी संघ के अध्यक्ष राजकुमार दैया और संघ के बाकी सदस्यों की ओर से एसडीएम को कुंडल सरोवर और बावड़ी के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी दी गई और इसके बाद अध्यक्ष दैया ने एसडीएम को पानी में सौभाग्य से भी करवाया है और वहीं पर एसडीएम ने बताया है कि उन्हें स्विमिंग भी काफी ज्यादा पसंद है। तो वहीं पर मास्टर प्लान के नाम पर सड़क चौड़ाई करने को लेकर शहर के अंदर रविवार को तीसरी आखिरी चरण की कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है और भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरकर ये कार्रवाई की गई। आपको बताएं कि नगर परिषद की ओर से चौराहे से लेकर अग्रसेन तिराहे से शनि मंदिर और अग्रसेन तिराहे से सरदार स्कूल तक तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है और वहीं पर पहले चरण की 68 दुकानों को नोटिस देकर दुकान और मकान को तोड़े गए हैं। दूसरे चरण में लगभग 10 दुकान और मकान तोड़े गए हैं और इसी बीच कार्रवाई के दौरान व्यापारियों के अंदर आक्रोश भी देखने को मिला, जिसमें व्यापारी तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसके बाद रविवार को एक बार फिर से नगर परिषद ने कार्रवाई शुरू कर दी और मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विद्या प्रकाश और तमाम अधिकारी और वहां पर थाना अधिकारी भी मौजूद नजर आए। नहीं तो कोई नोटिस दिया मैंने और बड़ा बच्चा मेरा आधा पड़े आदमी मेरा घुटना का ऑपरेशन करा रखा रही नहीं इन्होंने कोई मुआवजा नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ पहले तोड़ रहा है। हमारे घर भी यही हमारा बेरोजगार हो गई। यही तो दुकान थी, यही मकान था मेरे, तो ये पूरा तोड़ दिया। हम कहाँ जाएंगे? मजदूर आदमी कहाँ जाए? बताओ, आप बताओ कहाँ जाए? जिस फरमाइश में मैं खड़ा हूँ, ये हरिप्रसाद शर्मा मेरे फादर की
अमाउंट है और इससे सबसे पहले स्टे मिला था हम लोगों को दिसंबर में, और उसके बाद में 25/12 का जो यहाँ पे जो निकाला था उस पर 25 फरवरी को एक डिसीजन दिया था कोर्ट ने। हरिप्रसाद शर्मा प्रकाशन समिति के अंदर कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी कि आप किसी भी जमीन को इस तरह से हस्तरमिता के से आप नहीं कर सकते, इसमें आपको प्रॉपर एक्विजिशन में प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू ही देना पड़ेगा। कोर्ट ने व्यवस्था के तहत 15 दिन का नोटिस और उसके बाद में सारी व्यवस्थाएं। तो वहीं पर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ब्रीफ फाउंडेशन चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में 11 दिवसीय विश्व स्तरीय संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया और आशीर्वाद गार्डन में यह आयोजन किया गया। इस शिविर का रविवार को चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने भी अवलोकन किया और इसी अवसर पर सांसद सीपी जोशी ने यह कहा है कि ब्रीफ फाउंडेशन की ओर से लगाए गए 11 दिवसीय संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच शिविर और जांच रिपोर्ट के साथ हेल्थ एक्सपर्ट परामर्श शिविर में दिया जा रहा है। इसके लिए ब्रीफ फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रीफ फाउंडेशन हमेशा सामाजिक सरोकारता के लिए कार्य करता रहा है और अपनी भूमिका निभाता रहा है। ये जांच शिविर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और साथ ही साथ लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलती नजर आएगी। फाउंडेशन हर वर्ष की बात इस वर्ष भी लोगों के जांच संबंधी शिविर चित्तौड़ में लगा रहा है और पूर्व में भी चाहे कपासन चाहे अन्य शहरों में जाकर भी इन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कई कैंप किए हैं। मैं विप्रो फाउंडेशन की पूरी टीम को अपनी ओर से बधाई और साधुवाद देता हूं। न सिर्फ समाज बल्कि सब लोगों के लिए इस प्रकार की एक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराइए जो आदमी के जीवन का अहम हिस्सा होता है। तो मैं पुनः पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो वहीं पर अजमेर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 1 दर्जन मजदूरों के घायल होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ी खबर जहां पर अजमेर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से जो मजदूर हैं वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों में 7 महिला 5 पुरुष बताए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय में उनका इलाज जो है वो चल रहा है और आपको बताएं कि ये बड़ी खबर अजमेर की है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 1 दर्जन मजदूर जो है वो घायल हो गए और घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें 7 महिलाएं 5 पुरुष भी शामिल हैं और जिला चिकित्सालय में इनका इलाज किया जा रहा है। हिंगोनिया के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर अजमेर की जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 1 दर्जन मजदूर जो है वो घायल हुए और मजदूरों में 7 महिला 5 पुरुष हैं और 3 मजदूर ऐसे हैं जिनकी स्थिति जो है वो नाजुक बताई जा रही है और जिला अस्पताल में इन मजदूरों को तुरंत एडमिट करवाया गया, वहां पर इनका इलाज चला। तस्वीरें देखिए, ये वही तस्वीरें जहां पर ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और इस पे 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो सवार थे और वो तमाम लोग जो है वो घायल होते हुए नजर आए और 3 की हालत जो है इसमें काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। इनमें 7 महिलाएं भी थी और 5 जो है वो पुरुष थे और इन तमाम लोगों को अब जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। इकबाल अहमद इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल जी, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है, क्योंकि एक दर्दनाक ये पूरा मामला है, 7 महिला 5 पुरुष और 3 की हालत जो है वो काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि सरवाड़ के निकटवर्ती ग्राम हिंगोनिया के एक सापुंडा रोड पे यह हादसा हुआ था जिसमें मजदूर जो आरटीसी का कार्य करते थे वो मजदूर काम पे जा रहे थे और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया जिसमें ये सभी मजदूर नीचे दब गए थे, जिन लोगों ने और पुलिस मौके पर पहुंची और बिल्कुल। एक बार एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे समझना चाहेंगे, जो ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा है क्या कोई गड्ढे होने की वजह से भर गया, जल भराव वहां पर था इस वजह से दिक्कत हुई, किस वजह से ये जो घटना घटित हुई है? वहाँ एक मोड़ था, विकेट मोड़ था, मोड़ के चलते ट्रैक्टर तेज गति से चल रहा था। इसके चलते जैसे ट्रैक्टर घूमते ही ये घूमने के रोड से साइड में नीचे उतर के गड्ढे में पलटा और ये तो गनीमत रही कि वहाँ वो गड्ढा था, इसलिए मजदूर के में कोई ऐसी अनहोनी होने से बच गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अहमद, हमारे संवाददाता अजमेर से हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी जो है वो हमें देते हुए नजर आ रहे थे। और आपको बताएं कि घायलों में 7 महिला 5 पुरुष जो हैं वो शामिल हैं और
ट्रैक्टर ट्रॉले पलटने से दर्जन भर मजदूर जो है घायल होते हुए नजर आए। ये बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें जो है साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितनी दर्दनाक ये खबर बन गई होगी जब लोग वहां पर गिरते हुए नजर आ रहे होंगे। और 3 तो इनमें से ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है और उनको जिला अस्पताल में भी रेफर कर दिया गया। तो वहीं पर खबर अब डूंगरपुर से आ रही है, जहां पर डूंगरपुर जिले में हल्की बारिश लगातार होती हुई नजर आ रही है, जिसमें बांधों के अंदर पानी भी अच्छी तरह से पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी बारिश के बाद अब मानसून भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन एनीकट और बांधों में पानी आना लगातार जारी है। इसी को लेकर जिला प्रमुख मानसूनी पर्यटक स्थल मारगिया बांध शुक्रवार को भरता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद अब जिले में कुल 22 बांधों में से 6 बांधों पर करीब 10 सेंटीमीटर का पानी चादर चढ़ती हुई नजर आ रही। वहीं पर परी जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर अतरी गांव में भी स्थित मारगिया बांध की कुल भराव क्षमता 9 मीटर बताई जा रही है और मारगिया बांध डूंगरपुर शहर के पेयजल आपूर्ति का एक दूसरा सब में बड़ा स्रोत माना जाता है और दूसरी तरफ जिले के पेयजल आपूर्ति का सब में बड़ा स्रोत एडवर्ड संबंध भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पर भिलवाड़ा शहर सहित जिले के अंदर अब तक अच्छी बरसात हो रही है। हालांकि गांवों में बड़े तालाब अभी भी कम बारिश होने से पूर्ण रूप से भरे नहीं है और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर गंभीर बांधों के 8 गेट खुलते ही जिले में बेचड़ नदी उफान पर आती हुई नजर आई और नदी की उफान पे आने से त्रिवेणी का जो गेज है वो भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसमें बीसलपुर के अंदर तेजी से पानी की आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर लगातार खेराड़ और मेवाड़ क्षेत्रों के अंदर बारिश का दौर चलता रहा तो जल्दी बीसलपुर घेराव भी जो है वो भराव देखने को मिलेगा और इसको लेकर लोगों के अंदर काफी राहत तो मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी बीसलपुर बांध भरने में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। धीरे धीरे बनास नदी का पानी बीसलपुर की ओर से बहता हुआ नजर आ रहा है। इसी को देखने के लिए पवित्र त्रिवेणी धाम पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर दर्शन के लिए भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर मंदिर के निकट बहता हुआ पानी भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बताएं कि अच्छी बारिश को लेकर बीसलपुर में भराव भी जो है वो देखने को मिल रहा है और पवित्र त्रिवेणी धाम में लोगों के फंसे होने का तांता जो है वो लगातार बना हुआ है। अच्छी बारिश से लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन जो जल भराव की समस्या है वो एक बड़े पैमाने पर बनती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर लोग जो है वहां पर एक खूबसूरत नजारा तो देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चिंताएं भी बढ़ना जो है वो लोगों के लिए लाजमी हो जानी चाहिए, क्योंकि जल स्तर जो है वो अगर नदी की सतह के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है तो दिक्कत आने वाले वक्त में जो है वो भी निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन ये अद्भुत और सुनहरा नजारा जो है लोग बड़े रोमांच के साथ, आकर्षण के साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं और पवित्र त्रिवेणी धाम में लोगों का एक बड़े पैमाने पर जत्था आता हुआ नजर भी आ रहा है। तो वहीं एक बड़ी खबर आ रही है टांग से। आपको बताएं कि राजस्थान के टांग से एक बड़ी खबर, लालबाड़ी में गौकशी और हथियारों को लेकर ये कार्रवाई हुई है। आपको बताएं कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा गया। ये बड़ी खबर, जालौर कांड का भी इसमें जिक्र किया गया और साथ ही साथ राजस्थान में अराजकता का माहौल जो है वो बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। और टोंक से ये बड़ी खबर है, हथियारों का जखीरा और गौकशी का जो सामान है वो बरामद हुआ है और इसी को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर अब निशाना साधा जा रहा है। जालौर कांड का भी यहां पर जिक्र किया गया है और राजस्थान के अंदर अराजक का माहौल बना हुआ है। आपको बताएं ये बड़ी खबर टोंक से है, जहां पर गौकशी और हथियारों का जखीरा मिला। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने सरकार के ऊपर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ये साफ तौर पर अराजकता का माहौल जो है राजस्थान में दिखाई दे रहा है।
राजस्थान प्रदेश अराजकता, लाइन ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने में पूरी तरह असफल रही है। चारों तरफ आम जनता हाहाकार कर रही है। चाहे अलवर का मामला रहा हो, आप देखिए कोई सोच पे जाता होगा, मॉब लॉन्चिंग करके उसको मार दिया, लिंचिंग करके उसको मार दिया गया, मर्डर कर दिया हो, कातिलाना हमला किया है। यदि हम इसी प्रकार जालोर की बात करें तो जालोर में जिस प्रकार छात्र की हत्या हुई, उसके साथ एक महिला की और दर्दनाक इसी प्रकार की हत्या हुई। और मैं समझता हूं टोंक जिले में भी हाल ही में ललवाड़ी गांव के पास एक ढाणी, उस ढाणी में गोकशी का मामला सामने आया है। 3 बंदूकें बरामद। तो वहीं पर चित्तौड़गढ़ के राजकीय महाविद्यालय में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होने लगी है और इसी के अंतर्गत प्रमुख छात्र संगठन एबीपी की ओर से अपने प्रत्याशियों के पैनल को घोषित कर दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए एबीपी के प्रांत संत रतन वैष्णव ने बताया है कि महाराणा प्रताप महाविद्यालय के अध्यक्ष पद के लिए भरत मेरारिया का नाम उपस्थित किया गया। चित्तौड़गढ़ चुनाव समिति द्वारा बैठक की गई। बैठक के अंदर सर्व समाधि से निजी महाविद्यालय के शेष जो पैनल था उसकी घोषणा की गई। उसके अंदर उपाध्यक्ष पद पर परमानंद जी धाकड़, महासचिव पद पर देवेंद्र सिंह जी राठौड़ एवं संयुक्त सचिव पद पर किरण जी को चुनाव समिति ने घोषणा करी है। साथ ही जो जिले का हमारा कन्या महाविद्यालय है उसके अंदर अदिति गौर पार्टी अध्यक्ष पद पर, उपाध्यक्ष पद पर आंचल जाट, महासचिव पद पर चिन्नू शर्मा एवं संयुक्त सचिव पद पर पल्लवी रावत को विद्यार्थी परिषद ने अपना प्रत्याशी चयन किया है। जय हिंद, जय भारत। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।